कांग्रेस का ओबीसी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित, भाजपा सरकार पर साधा निशाना, संगठन को मजबूत बनाने पर हुआ मंथन। खबर विस्तार से आप देख रहे हैं चरखी ताज तहलका और मैं हूं आपके साथ आपका अपना नरेंद्र राजपूत। जिला कांग्रेस कमेटी के सहयोग से रविवार को चरखी दादरी में ओबीसी कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और ओबीसी समाज ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने, सामाजिक न्याय और ओबीसी वर्ग के अधिकारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस से प्रत्याशी रही डॉक्टर मनीषा सांगवान ने कहा कि ओबीसी समाज देश और प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इस वर्ग की समस्याओं का अपेक्षित समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर जनता की उम्मीदों पर खरा प्रदर्शन नहीं किया। नेताओं ने यह भी कहा कि ओबीसी वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व और अवसर मिलने चाहिए तथा सामाजिक न्याय को अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और बूथ स्तर तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चलने और संविधान की मूल भावना के अनुरूप सामाजिक समानता एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार रखे और संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने दावा किया कि आगामी समय में कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी और ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी। कार्यक्रम का समापन कार्यकर्ताओं के उत्साह और संगठन को मजबूत बनाने के संकल्प के साथ हुआ है। देखिए, आज ओबीसी कार्यकर्ताओं के का सम्मेलन था दादरी जिला का, और उसमें दोनों जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनसे सभी ग्रामीण आंचल से और शहरी आंचल से सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया और लोगों में बड़ा भारी उत्साह है। पिछड़े वर्ग के लोगों की जो कांग्रेस पार्टी की बात है, हमेशा कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है। कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में रखा है और पिछड़े वर्ग के लोगों ने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। जो भी आज तक की नीतियां हैं, जो पिछड़े वर्ग के हित की बातें हैं, वो नीतियां कांग्रेस की सरकारों द्वारा ली गई और कांग्रेस की सरकारों द्वारा ही धरातल पे उनको लागू किया गया। पिछले जो 11 साल और 12 साल 12वां जो बीजेपी का चल रहा है, उसमें किसी एक भी कोई ऐसी योजना नहीं बनाई गई, ना ही लागू किया गया जिससे पिछड़े वर्ग के लोगों को फ़ायदा पहुंचता हो। चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करें, या आप किसी भी सेक्टर की बात करें, उन सारी बातों पे बड़ा मंथन हुआ है और लोगों में कांग्रेस पार्टी को और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने जो पिछड़े वर्ग के बारे में जो बातें कही हैं कि इनकी जितनी इनकी संख्या उसी तरह से इनको भागीदारी मिलनी चाहिए, सामाजिक न्याय और समानता की बात होनी चाहिए, आर्थिक सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, पिछड़े वर्ग के जो बच्चों की जो आने वाली पीढ़ी है उसकी शिक्षा सुविधाएं मुहैया कराने की बात है और राजनीतिक भागीदारी की बात जो उन्होंने कही है, और उसी के आधार पे उन्होंने जातीय जनगणना की मांग की थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं करवा रही। आजकल जनगणना का क्रम जारी है, लेकिन जो फॉर्म आया है उसमें जातीय जनगणना का कोई कॉलम नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी और हम मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना कराए और आर्थिक स्टेटस क्या है वो भी पता लगाए, ताकि उसी हिसाब से उसी ढंग से नीतियां बन सकें और नीतियां धरातल पे लागू हो और इस वर्ग को इसका सशक्तिकरण। बीजेपी की क्या मानसिकता आप मानते हैं अगर जातीय अगर देखिए, बीजेपी की मानसिकता की बात आपने पूछी है। इनका क्या है कि जब चुनाव आता है तो ये बात करते हैं कि हर वर्ग की बात करेंगे, और ये चुनाव को जात पात और धर्म के आधार पे लेके जाते हैं, या क्षेत्र के आधार पे कोई न कोई इशू उसको लेकर के। होना तो ये चाहिए छत्तीस बिरादरी के हित में क्या है, और छत्तीस बिरादरी के हित की, जैसे किसान है, पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित वर्ग है,
हमारे महिलाओं के कल्याण की बात है, युवाओं के रोजगार की बात है, या जो कानून व्यवस्था को ठीक ढंग से बनाए रखने की बात है, महंगाई पे कंट्रोल करने की बात है, मुद्दे तो ये हैं जो गुड गवर्नेंस में आते हैं। लेकिन यहाँ सिस्टम दूसरा है। अब पिछड़ा वर्ग ने 2024 में उनको बरगला के, फुसला के, बहका के इन्होंने वोट लेने का काम किया, और उसके बाद कोई ऐसी जो वायदे किए उन वायदों पे पूरा नहीं उतरे। एक दो कोई स्कीम ले गए आए हैं, मसलन लाडो लक्ष्मी योजना, उसमें आप इनकम क्राइटेरिया लगा देते हो, परिवार पहचान पत्र उसमें ले आते हो। परिवार पहचान पत्र आज 50% जो बना हुआ है वो गलत है, और दुरुस्ती का कोई उसमें इतना आसान तरीका नहीं है जो कि होना चाहिए। लोग दर दर भटक रहे हैं, उनका जो परिवार पहचान पत्र में दुरुस्ती नहीं होती, तो ये किसके क्यों है ये ऐसा? ये एक सोची समझी रणनीति है। जो पिछड़ा वर्ग है, जो अनुसूचित वर्ग है, या हमारा गरीब भाई है, जो हमारा किसान भाई है, उनको पीछे धकेलने की ओर इनका प्रयास है। और कांग्रेस पार्टी ही हमेशा से, जब से देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस पार्टी ने ही 36 बिरादरी के हित की बात की है, और 36 बिरादरी के हित की योजनाएं बनाई है, और कांग्रेस पार्टी ही उनका सशक्तिकरण में उसका रुझान रहता है। इस प्रकार मनीषा जी ने कहा अपने भाषण में कि 2013 में मेरे आगे बात आई थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और वो 2047 तक रहेंगे। उसके बाद लगातार तीसरी बार बने भी हैं। तो कांग्रेस पार्टी ऐसी बातों को पहले जानने के बाद उस पर क्या कार्य करें, क्या कमी मानते हैं कि लगातार बीजेपी पार्टी आ रही, जबकि रुझान कांग्रेस का रहता है। देखिए, पीछे राहुल गांधी जी हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने हरियाणा का उदाहरण आप ले लीजिए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरा डाटा दिया कि किस तरह वोट चोरी किया गया, किस तरह से अब आप वोट जो SIR हो रहा है उसमें बातें निकल के आ रही हैं, वो वोट जो कटेंगे वो कैसे कट रहे हैं। अब लेकिन ये हर उसका इशू का फ़ायदा उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में कैसे जाए। SIR में भी यही है, हम इनका वोट तो बना रहना चाहिए, दूसरा वोट उसमें डिलीट होना चाहिए, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये प्रयास है कि हमारा जो भी पात्र व्यक्ति है उसका वोट बनना चाहिए। जो शिफ्ट हो गए, डेथ हो गई, वो ठीक है डिलीट हो, लेकिन हमारा जो भी एलिजिबल है उसका वोट बनना चाहिए, और यही हमारा प्रयास है। विधायक जी, आपने पिछड़ा वर्ग के लिए अपने नेता चुन लिए हैं, जिला स्तर पे भी चुके हैं, लेकिन आपके साथ पिछड़ा वर्ग क्यों जुड़ेगा, क्या कारण है इस बात के पीछे? देखिए, ऐसा है कि जो मैंने पहले बातें बताई है, हमने यही आज चर्चा की है। आज का जो OBC कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, उसमें कम से कम 25 और 30 के करीब लोगों ने अपनी बातें रखी। पिछड़े वर्ग से भी लोग थे, हमारे दूसरे कांग्रेस पार्टी के दादरी जिले के नेता भी थे, और दूसरे लोग भी थे जो जिनको एक जीवन का एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उन्होंने भी अपनी बातें रखी, और इसका यही था, चर्चा करने का यही एक मकसद था। तो कहीं कोई ऐसी बात उभर के नहीं आई कि मौजूदा सरकार ने किसी भी वर्ग के लिए कोई भले की कोई योजना ले करके आए हों, कोई लागू की जा रही हो। आप बुढ़ापा पेंशन का उदाहरण ले लो। अब बुढ़ापा पेंशन एक एक पड़ाव है एक उम्र के बाद। वहाँ पे भी आप परिवार पहचान पत्र के बेस पे आप इनकम का लगा दिया आपने। भाई वो तो एक अलग से परिस्थितियाँ हैं हर परिवार की। आप बारीकी में जाओगे, आप सर्वे करेंगे, जाएंगे, किसी गांव में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, आप 10 जो घर हैं उनका सर्वे कीजिए। वहाँ पे हर हमारा जो एक बुजुर्ग है उसकी परिस्थितियाँ डिफरेंट है। कई बार पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि बच्चे उसको सपोर्ट करें, तो आप लेते हो परिवार पहचान पत्र, आप लेते हो एक इनकम का क्राइटेरिया। तो ये कहाँ का सामाजिक न्याय है? देखिए, जो भी सरकार होती है वो बात करती है सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय कहाँ है जब आपने इनकम का क्राइटेरिया? इसी तरह स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनको फीस माफ़ी की है, गरीब है, अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी फीस माफ़ी की बात है या वजीफ़ा देने की बात है। अगर आप एक इनकम का क्राइटेरिया, और वो भी परिवार पहचान पत्र की, वो भाई करेक्ट है, उसमें कोई गारंटी नहीं है, तो आप कैसे मान के चल सकते हो कि सामाजिक न्याय हो रहा है? ये सरकार का काम का है। जो सरकार में अक्सर कहा जाता है गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस में यही बातें आती हैं। आज ना तो कानून व्यवस्था ठीक से है,
महंगाई आपके सामने है, युवाओं के रोजगार की अब क्या हुआ दिल्ली में, वो बच्चे क्या उन्होंने वो अपनी बात रख रहे। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और प्रजातंत्र में सरकार का और प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि जो भी धरना देता है, जुलूस निकालता है, उनसे आकर के उनकी तरफ से बात की जानी चाहिए, हल निकाला जाना चाहिए। लेकिन किस तरह से हमारे जो बच्चे थे उनको बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया और किस तरह से वहाँ पे हालात आपके सामने हैं। तो ऐसा सरकार का रवैया ये आने वाले दिनों में लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। सर, भाजपा सरकार पहले भी अपने संगठन को लेकर सवाल उठाती रही है, लेकिन आज जो ओबीसी का जो सम्मेलन था, उसके अंदर जितने भी आपके वक्ताओं ने अपने विचार रखे, उसके अंदर संगठन के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि जो आपकी कांग्रेस की प्रत्याशी रही, वो भी कहीं न कहीं जीत के पास जाकर और वो पीछे आ चुकी है, हार के पास में आ चुकी है। तो क्या कारण मानते हैं कि आपका जो संगठन है, उसके अंदर एकता अभी तक क्यों नहीं है, और इसको लेकर क्या आपके द्वारा ये सख्त कदम उठाए जाएँगे? देखिए आप जो संगठन कांग्रेस के संगठन की बात आप करते हो, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठाती है। पिछले दिनों बावड़ में क्या हुआ, मुख्यमंत्री जी गए थे, वहाँ का एक एमएलए नहीं गया, एक एमपी नहीं गया, और जो पहले दिन शाम तक जो तैयारी कर रहे थे फंक्शन की, और जो निवेदक के आगे जिस विधायक का नाम था वो भी स्टेज पे नहीं थे। संगठन कहाँ है वहाँ? हमारा कांग्रेस पार्टी में प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात रखने का और कहने का अधिकार है, और निश्चित तौर से हमारे नेताओं ने हर लेवल पे इन बातों पे गौर किया है, और संगठन सर्जन का जो क्रम है वो देखिए आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। पहले जिलों में प्रधान बने, फिर दूसरी उनके ऑफिस बीरर्स आए, अब ब्लॉक्स के प्रधान बनने जा रहे हैं, बल्कि 60 या 70 कुछ, वो भी अभी आने वाले दिनों में लिस्ट आउट होगी। तो हमारा क्रम तो बहुत ही एक स्थायी ढंग से चल रहा है, किसी किस्म का कोई, सब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी और कुछ जो आपके साथी हैं मीडिया के, वो बात घुमाने का प्रयास करते हैं, जो कि मैं प्रजातंत्र में इसको हेल्दी नहीं मानता। विधायक जी, जंतर मंतर पर जो लाठीचार्ज बच्चों पर हुआ था और ऐसे में उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो माफी मांगे, देश के प्रधानमंत्री से मांगे, नेताओं से माफी मांगे। इस पूरे मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि देश में शिक्षा की बात नहीं होती, रोजगार की बात नहीं होती, और जब कोई प्रोटेस्ट करता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। तो ऐसे में बीजेपी सरकार है या आरएसएस की सरकार है या जमीनी स्तर पर आप पूरे प्रकरण को किस नजरिए से देखते हैं? देखिए आप, ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये मिला जुला षड्यंत्र है, इनको इसका हल निकाला जाना चाहिए था। जो छात्र वहाँ आंदोलन कर रहे थे उनसे बात करनी चाहिए थी। जब एक्सट्रीम पे चला गया, लाठीचार्ज हुआ, जब सारे देश में ये फैलता नज़र आया, तो ये मेडिसिटी में भी पहुंच गए, उनका हमारे जो अनशन पे बैठे हुए थे उनसे भी बात करने लग गए। उधर राहुल गांधी जी जब बच्चों के साथ इतना एक्सट्रीम पे जुल्म हुआ, तो वो निश्चित तौर से एकदम आ गए, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के आगे धरना दिया, उनका सही कदम था। और उसी से सारे देश में एक मैसेज गया कि हाँ, ये तो बड़ा भारी जुल्म किया है इन्होंने और करने जा रहे हैं, इस पे रोक कैसे लगे। तो नेता प्रतिपक्ष हमारे राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा कदम था। और आप संसद में देखिए किस तरह बेबाकी से वो बात कहते हैं, उनको वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आते नहीं हैं। आप पीछे का इतिहास देखिए, जितने हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं वो इतना तसल्ली से बैठ के सुनते थे जो भी संसद में कार्यवाही चलती थी। आप पुराना आप देखिए, कोई भी देखो, आज क्यों नहीं आते? इतना कुछ हो गया। तो ये जो चीज़ है, ये तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर और सवाल पैदा करती है। जिस प्रकार जैन जी ने आंदोलन छेड़ा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कराया, तो कांग्रेस पार्टी जैन जी का कितना फायदा आने वाले चुनाव में उठा पाएगी, अपनी तरफ उनको कर पाएगी? क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी इस बातों का विरोध करती है वही जैन जी ने विरोध किया है, तो मिला के तो एक जैसी मांग है, तो कितना फायदा कांग्रेस पार्टी? देखिए बात फायदे की नहीं है, बात ये है कि जो कांग्रेस पार्टी आज प्रतिपक्ष में है और प्रतिपक्ष की भूमिका पे खरा उतरना, ये हमारे नेताओं का दायित्व है। और राहुल गांधी जी इसी बात को सर्वोपरि रख करके और वो चले हुए हैं, हर इश्यू पे वो सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं।
आप चंदा चोरी की बात देख लीजिए, वो भी तो कांग्रेस ने ही घेरा है इनको। जनजी की बात आप देख रहे हैं, और इश्यूज देख लीजिए, महंगाई की